हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अपना 4th चैप्टर शुरू करेंगे मैग्नेटिज्म के ऊपर और मूविंग चार्जेस के ऊपर। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म क्या रहेगा, हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा जो हम शुरू करेंगे इस वीडियो में। ये वाला कौन सा रहेगा, हमारा पार्ट 1 रहेगा। तो हमने प्रीवियस वीडियो में जो 3 चैप्टर है उसको एकदम डिटेल्स में अच्छे से स्टडी किया है, तो जितने भी लोग नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। ये वाला जो भी चैप्टर रहेगा इसमें हम पूरा डिटेल में एकदम अच्छे से सारी चीज स्टडी करेंगे। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। तो एक बार हम अपना टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं। जो हमने अपने फर्स्ट इंट्रो वीडियो में बोला था हमने वैसे ही फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स को पूरा कंप्लीट कर दिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को भी हमने पूरा एकदम अच्छे से कंप्लीट किया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए मतलब न्यूमेरिकल सब चीज हमने अच्छे से बनाई है। अब जो हमारा 4th चैप्टर रहेगा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा प्रीवियस पूरे चैप्टर्स में। फिर जब चार्ज फ्लो होने लग जाते हैं तो वो करंट बन जाता है, उसके बारे में हमने पूरी चीज पढ़ी। अब हम जब चार्ज मूव करते हैं तो उससे कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ये सब चीजों के बारे में अपने इस चैप्टर में देखेंगे। ओके, अब ये जो चैप्टर है इसमें क्या रहेंगे, हमारे 4 मेजर टॉपिक्स रहेंगे। फर्स्ट वाला टॉपिक क्या रहेगा हमारा, जो आज हम अपने वीडियो में शुरू करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स एप्लीकेशन। कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड को हम कैलकुलेट करते हैं किसी पॉइंट में, कैसे हम जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया था सेम वैसे ही हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर नेक्स्ट मेजर टॉपिक आएगा हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में। थर्ड मेजर टॉपिक रहेगा हमारा मैग्नेटिक फोर्स एंड टी, टाउ क्या है, टॉर्क कैसे निकालते हैं, एक्सपीरियंस बाय ए करंट लूप। ये क्या रहेगा हमारा थर्ड मेजर टॉपिक रहेगा। और फोर्थ मेजर टॉपिक क्या रहेगा हमारा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कैसे वर्क करता है, उसका कंस्ट्रक्शन और उसका प्रिंसिपल। तो ये क्या रहेंगे, ये जो चैप्टर है ये 4 मेजर टॉपिक में डिवाइडेड है। ये फर्स्ट वाले जो टॉपिक है इसमें हमें 2 से 3 वीडियो लग सकते हैं इस फर्स्ट मेजर टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। फिर सेकंड हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ आ जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं ये वाला वीडियो इंट्रोडक्शन से। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या है हमें बहुत पहले से पता है, मतलब लगभग 200 साल पहले से हमें क्या है दोनों के बारे में पता है। बट जो स्टार्टिंग में जो भी जितने भी साइंटिस्ट थे वो क्या करते थे, दोनों को अलग अलग फील्ड मानते थे। फिर जब एक साइंटिस्ट आया उन्होंने क्या देखा कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तभी क्या हुआ, फिर आया बहुत सारी चीजों के बारे में आया, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आया है। तब पता चला कि जो लाइट क्या है एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हैज बीन नोन टू अस फॉर मोर देन 2000 ईयर्स। 2000 साल पहले से ही हमें क्या पता चला है, मतलब पता ही था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म 2 अलग अलग फील्ड होती है और दोनों के ऊपर हम क्या करते थे, अलग अलग स्टडी करते थे। बट रिसेंटली आप देखेंगे जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ है मैग्नेटिज्म का, अब उससे डेट यदि देखेंगे तो जस्ट 200 साल पहले से ही हम क्या किए, दोनों को लिंक करके स्टडी करना शुरू किए। एंड वी ट्रीटेड देम एज 2 सेपरेट सब्जेक्ट्स। हम क्या करते थे, इन्हें 2 सेपरेट सब्जेक्ट की तरह क्या करते थे, ट्रीट करते थे। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन देम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाज ऑब्जर्व्ड इन 1820। फर्स्ट कौन से टाइम में पता चला, 1820 में ही पता चला। तो यदि आप अभी के टाइम से 1820 को माइनस करेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ 200 साल पहले से ही हम क्या किए, दोनों को लिंक करके पढ़ना शुरू किए बाय हांस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने ही क्या किया, पहले अपना एक्सपेरिमेंट किया जिन्होंने उन्हें बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है दोनों क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड है। और इसी एक्सपेरिमेंट के पहले यही वो साइंटिस्ट थे जो बोलते थे कि दोनों अलग अलग चीजें, दोनों को अलग अलग ट्रीट करना चाहिए। तो हांस ऑस्टर्ड ने क्या किया, ये चीज का किया। तो स्टार्टिंग जब भी हम मैग्नेटिज्म शुरू करते हैं तो इनके एक्सपेरिमेंट से शुरू करते हैं कि इन्होंने कैसा एक्सपेरिमेंट किया था जिससे इन्हें पता चला कि जो इतने भी मूविंग चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। The man who himself used to demonstrate that electricity and magnetism got no relationship with each other। और यही वो इंसान थे जिन्होंने पहले डेमोन्स्ट्रेट भी किया था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का कोई एक दूसरे के साथ लिंक नहीं है। फिर इन्होंने ही क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि दोनों क्या है, कनेक्टेड है। तो साइंस एक ऐसी चीज होती है जिसमें क्या होता है कि कभी भी कोई भी साइंटिस्ट गलत होता है तो वो ऐसा एकदम ईगो में नहीं लेता उस बात को, वो उस चीज को पहले चेक करता है, हो सकता है वो गलत हो, फिर उसके बाद वो उस पर एक्सपेरिमेंट करता है, फिर वो क्या करता है, जस्टिफाई करता है अपनी चीजों को। तो जितने भी लोग साइंस से रिलेटेड रहते हैं वो एकदम ईगो में कोई चीज नहीं लेते, वो पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, हो सकता है वो गलत बोल रहे हो, मतलब जब भी कोई उन्हें कोई नई राय देगा तो वो एक्सेप्ट करते हैं, एक बार उसको चेक करते हैं जरूर, सीधा उसको नकारते नहीं है। तो ऑस्टर्ड कंक्लूडेड दैट मूविंग चार्जेस
चार्ज जब मूव करने लग जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। यही चीज हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड इन दी सराउंडिंग स्पेस। तो जितने भी मूविंग चार्जेस होते हैं, या हम बोले करंट मूव, चार्ज मूव करने लग गया मतलब वो करंट हो गया, तो वो क्या करते हैं, जिसमें भी मूव कर रहे हैं उसके सराउंडिंग में, उसके आसपास वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। फिर जब उन्होंने हांस ऑस्टर्ड ने ये वाला एक्सपेरिमेंट कर दिया, उसी के बाद क्या हुए, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, अपना वर्क करना शुरू किया, और इसी से क्या हुआ, कनेक्टेड चीजें क्या हुई, मतलब कनेक्टेड चीजों का क्या हुआ, जन्म हुआ। फॉलोइंग दिस देयर वॉज इंटेंस एक्सपेरिमेंट इन 1864। जब ये एक्सपेरिमेंट हांस ऑस्टर्ड का देखा दूसरे साइंटिस्टों ने, तो उन्होंने देखा कि जब दोनों लिंक्ड है, तो उन्होंने और एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कि क्या क्या चीजें हैं जो इससे पूरी क्या है, लिंक्ड है। जब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जब एक दूसरे से कनेक्टेड है, द लॉस obeyed by electricity and magnetism were unified and formulated by James Maxwell। और इसकी लॉस इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की क्या करी, यूनिफाइड किसने करी, जेम्स मैक्सवेल ने करी। हु रियलाइज दैट लाइट वाज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जिन्होंने जेम्स मैक्सवेल ने क्या किया, रियलाइज किया कि लाइट क्या है, एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। जितनी भी लाइट पार्टिकल्स सन से आते हैं वो सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बेस्ड है। और हम अपने पूरे प्रीवियस लेक्चर में, पूरे 3 चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का महत्व तो देखते ही हुए आ रहे हैं, कैसे हर एक चीज, हर एक एटम्स भी एक दूसरे से कंबाइन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण ही रहते हैं, जो एक क्या है, फंडामेंटल फोर्सेस में से एक। फिर उसके बाद उन्हीं के एक्सपेरिमेंट के बाद, जेम्स मैक्सवेल के बाद फिर कौन आए, रेडियो वेव्स का डिस्कवर हुआ। किसने डिस्कवर किया उसको, हर्ट्ज ने डिस्कवर किया रेडियो वेव्स को। और फिर रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस किन्होंने किया, जेसी बोस एंड जी मैक्रोनी ने क्या किया, रेडियो वेव्स को फिर प्रोड्यूस किया। कब की बात है ये सारी, 19th सेंचुरी की बात है। मतलब जब पता चला कि दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारा एडवांसमेंट चेंज आया टेक्नोलॉजी में। रिमार्केबल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस took place in the 20th century। 20वीं शताब्दी में क्या हुई, यही चीज जानने के बाद क्या हुआ, बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुआ। This was due to our increased understanding of इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये सब क्यों हो पाया, क्योंकि जब हमने दोनों ये चीज देखी कि दोनों सब्जेक्ट लिंक्ड है, दोनों को एक साथ पढ़ना शुरू किया, तब हमें क्या हुआ, हमारा एकदम एडवांसमेंट हो गया। मतलब हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजी थी उसमें एक अलग प्रकार का ही एडवांसमेंट आ गया। द इन्वेंशन ऑफ डिवाइसेस फॉर प्रोडक्शन एम्प्लीफिकेशन, मतलब हमने क्या करी, ऐसी डिवाइस इन्वेंट करी जिससे क्या कर सकते हैं, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, एम्प्लीफाई कर सकते हैं। एम्प्लीफाई मतलब सिग्नल्स को एम्प्लीफाई करना, ट्रांसमिट कर सकते हैं एंड डिटेक्ट कर सकते हैं किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। इन सब चीजों के बाद ही जब पता चला दोनों सब्जेक्ट कनेक्टेड है, तभी क्या हुआ, ये सब चीजें चालू हो पाई। तो अब यदि डेट्स में देखेंगे तो एटलीस्ट 2000 साल पहले से ही हमें दोनों सब्जेक्ट पता है, बट सिर्फ 200 साल पहले से ही हम क्या किए, दोनों को लिंक करके पढ़ना शुरू किए। अब तो मेन टॉपिक अपना शुरू करते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स एप्लीकेशन, की क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड और उसके एप्लीकेशंस कैसे होते हैं। तो फर्स्ट आती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमने प्रीवियसली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन पैदा करता था, स्टैटिक चार्जेस पैदा करते थे। यहां पे क्या होगा, मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेंगे। तो टॉपिक आता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने 2 स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, वो किसका पार्ट है, पहले 2 जो चैप्टर हैं वो पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी स्टडीड दैट स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने क्या पढ़ा, पूरा इसी चीज के बारे में एनालिसिस किया है पहले 2 चैप्टर में। पहले चैप्टर में हमने बेसिक पढ़ा और सेकंड चैप्टर में पूरा हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा कि क्या होता है। तो हमने 2 चैप्टर में देखा कि जितने भी स्टैटिक चार्जेस होते हैं, मतलब चार्जेस यदि एक जगह में रुके हुए हैं तो वो क्या करते हैं, अपने अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं। सिमिलरली उसी के समान मूविंग चार्जेस, यदि चार्ज मूव करने लग गए किसी कंडक्टर में, और करंट, मूविंग चार्ज का मतलब ही क्या होता है, एक करंट फ्लो हो रहा है, फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। कंडक्टर मतलब क्या, एक ऐसा मटेरियल जिसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव करते हैं। इंसुलेटर में क्या होते हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी चार्ज मूव करने लग जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लग जाएगी। मतलब यहां पे हम पूरा मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, करंट के थ्रू निकालेंगे। किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और उसका डायरेक्शन देखेंगे। द स्पेस इन द सराउंडिंग ऑफ ए मैग्नेट, जो मैग्नेट रहता है उसके आसपास का पूरा स्पेस
और ए करंट कैरिंग कंडक्टर, एक ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, इन विच मैग्नेटिक इंफ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो एक मैग्नेट के सराउंडिंग वाले एरिया में या एक कंडक्टर में जब करंट फ्लो हो रहा है, कंडक्टर मतलब एक प्रकार का वायर, हमारे घर के जितने भी वायर्स होते हैं सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं। तो उसके अराउंड में जो भी हमारे मैग्नेटिक इंफ्लुएंस मिलेगा, मतलब कोई मैग्नेट अट्रैक्ट होगा, मैग्नेटिक फोर्सेस मिलेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। जैसे हमारा अर्थ भी जनरेट करता है। अर्थ कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, क्योंकि उसके अंदर का जो कोर है एकदम इनर कोर एकदम डेंस्ड है, और आउटर कोर में क्या है, बहुत सारा लावा क्या है, फ्लो कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो वो एक प्रकार का चार्ज हो जाता है। इसी कारण क्या होती है, अर्थ की भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब यदि यूनिट्स के बारे में बात करें तो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, टेस्ला, जिसको हम क्या करते हैं, टी से डिनोट करते हैं। टेस्ला ही क्या होता है हमारा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। टेस्ला को हम कैसे डिनोट करते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर से। यूनिट्स के बारे में तो हम और अच्छे से एनालिसिस करेंगे जब हम क्या करते जाएंगे, पूरा डेरिवेशन करते जाएंगे। और वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम सिंबल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, WB, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो वेबर क्या आता है, पूरा मैग्नेटिक फील्ड के लिए आ जाता है। और वेबर पर मीटर स्क्वायर ही क्या होता है हमारा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी होता है। ये चीज को तो हम अपने डेरिवेशन में कन्वर्ट करके देखेंगे ही पूरा। तो टेस्ला ही क्या होगा हमारा, वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा, जिसको हम WB पाई पर मीटर स्क्वायर से डिनोट करेंगे। और यही क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर स्क्वायर में होता है। सीजीएस यूनिट में बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की सीजीएस यूनिट क्या होती है, गॉस, जिसको हम G से डिनोट करते हैं। गॉस और टेस्ला के बीच में रिलेशनशिप देखें तो 1 टेस्ला इक्वल टू कितना होगा, 10⁴ क्या होगा, गॉस होगा। टेस्ला एक बड़ी यूनिट है, गॉस क्या है, एक प्रकार की छोटी यूनिट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम ऑस्टर्ड्स, हांस ऑस्टर्ड्स का एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि उन्होंने पहले क्या एक्सपेरिमेंट किया जिससे उन्हें समझ में आया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो उन्हीं के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कैसे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिफ्लेक्ट करता है कंपास की नीडल को, ये सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो ऑस्टर्ड्स एक्सपेरिमेंट जो क्या होती है, मैग्नेटिज्म शुरू करने के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि यहीं से पूरा बेसिक बनता है, तभी आप आगे जाके पूरी चीजें समझ पाएंगे। तो इन समर ऑफ 1820, समर के टाइम में 1820 में HC मतलब हांस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड बाय हिज एक्सपेरिमेंट कंक्लूडेड दैट करंट कैरिंग कंडक्टर डिफ्लेक्ट्स मैग्नेटिक कंपास नीडल प्लेस नियर इट। तो हांस ऑस्टर्ड ने क्या एक्सपीरियंस किया कि एक कंडक्टर मतलब एक वायर में जब करंट फ्लो हो रहा है तो वो क्या करेगा, कंपास की एक मैग्नेटिक नीडल को क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। आप कोई भी कंपास देखे होंगे तो उसमें एक नीडल जो रहती है वो रेड रंग की रहती है, वो क्या शो करती है, नॉर्थ पॉइंट आउट करती है। वो कैसे नॉर्थ पॉइंट आउट करती है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की मदद से वो क्या करती है, नॉर्थ को वो पॉइंट आउट करती है। तो यदि एक वायर में करंट दौड़ रहा है और उसके पास हम कंपास को लेके जाएं तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। ये चीज हम जाके देखेंगे। ही फाउंड दैट अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक नीडल इज टेंजेंट टू एन इमेजिनरी सर्कल विच हैज अ स्ट्रेट वायर। उन्होंने क्या देखा कि जो मैग्नेटिक नीडल का जो अलाइनमेंट है वो क्या है, टेंजेंट है एक इमेजिनरी सर्कल के। मतलब यदि हम एक इमेजिनरी सर्कल ले लें, बीच में यदि हम एक वायर मान लें, वो वायर कैसा है, ऐसे Z एक्सिस में है, मतलब ऐसे फ्लो कर रहा है आपकी तरफ। और यहां पे यदि हम एक सर्कल ले लें तो जो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन है वो ऐसे टेंजेंट की तरफ होगा। सर्कल का हम टेंजेंट कैसे रहता है, एक ऐसी लाइन जिससे क्या होगी, पास होगी, तो क्या होगा, मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन कैसा होगा, ऐसा टेंजेंट जैसा होगा। इसको हम डायग्राम में भी अभी देखेंगे। तो ये चीज क्या करी उन्होंने, फाउंड करी। इमेजिनरी सर्कल मतलब हम उसके चारों तरफ एक इमेजिनरी सर्कल मान ले रहे हैं वायर के, जैसे ये वायर है आपकी तरफ और इसके तरफ क्या होगा, ऐसे टेंजेंट होगी सारी चीजें, मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन, विच हैज द स्ट्रेट वायर एट इट्स सेंटर, जिसमें क्या है, एक स्ट्रेट वायर है उसके सेंटर में, एंड हैज इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर। और जो उसका प्लेन है, मतलब जो वो डिफ्लेक्शन नीडल हो रही है उसका जो प्लेन है वो क्या है, वायर के परपेंडिकुलर है। ओके, तो इसको डायग्राम से देखते हैं हम। तो ये है हमारा डायग्राम। फर्स्ट वाले केस में क्या है, आपको डॉट दिखेगा, और सेकंड वाले केस में आपको क्या दिखेगा, क्रॉस दिखेगा। तो सबसे पहले क्या है, ये वायर है, और वायर क्या है, ऐसा है, मतलब जस्ट आपकी तरफ, मतलब Z एक्सिस में क्या है, वायर है। तो वायर को, यदि ये वायर ऐसा लंबा सा है और यदि मैं इसको से सामने से देखूंगा तो मेरे को क्या दिखेगा, एक पॉइंट दिखेगा। तो ये क्या है, ये जो बीच के दो सिंबल्स रहते हैं ये हमें एरो हेड जैसे बताते हैं।
यहां पे क्या है, गोल है। इसका मतलब यदि आप किसी एरो को सामने से देखेंगे तो उसका पॉइंटेड कोन जो आपको सर्कल जैसा दिखेगा, तो इसका मतलब क्या है, करंट आपकी तरफ फ्लो कर रहा है। और किसी एरो को आप पीछे से देखेंगे, आप मूवीज में देखे होंगे एरो, एरो के पीछे क्या रहता है, ऐसे बेस टाइप का रहता है जो उसको गाइड करता है। तो एरो को आप जब भी पीछे से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ऐसा क्रॉस टाइप का दिखेगा। आप देखे होंगे एरो में ऐसे कुछ पंख टाइप के लगे रहते हैं पीछे में। तो जब आप एरो को पीछे से देखेंगे, इसका मतलब करंट क्या है, अंदर की तरफ जा रहा है, ब्लैक बोर्ड की मतलब बोर्ड के। डॉट दिखेगा तो आपको इसका मतलब करंट बाहर की तरफ आ रहा है। तो उन्होंने क्या देखा कि एक इमेजिनरी सर्कल यदि हम ले लें तो उसमें जो डिफ्लेक्शन होगा वो कैसा है, देख सकते हैं आप, पूरा टेंजेंट। हर जगह पे क्या है, वो मैग्नेटिक नीडल का जो डिफ्लेक्शन है वो क्या है, पूरा टेंजेंट है यहां पे। ओके। और दूसरा क्या है, जैसे यदि डायरेक्शन चेंज होता है करंट का, यहां पे क्या है, करंट हमारी तरफ फ्लो हो रहा है, यहां पे क्या है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, नीडल क्या हो जाती है, अलग जगह डिफ्लेक्ट हो जाती है। देख सकते हैं आप, ये वाला पोर्शन और ये वाला ब्लू वाला पोर्शन क्या बताता है, एक प्रकार का नॉर्थ पोल, जैसे कंपास में जो रेड रंग से आपको नॉर्थ पोल दिखाई देता है। तो इफ द करंट इज रिवर्स्ड, यदि हम करंट को रिवर्स कर देते हैं, मतलब करंट फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा था, करंट आपकी तरफ आ रहा था, बाहर की तरफ, करंट रिवर्स कर दिया मतलब वो अंदर की तरफ जाएगा। द नीडल डिफ्लेक्शन इज इन अपोजिट डायरेक्शन, तो जो नीडल का डिफ्लेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। देख सकते हैं, पहले नीचे की तरफ ये ब्लू पोर्शन आ रहा है, करंट बाहर की तरफ निकल रहा है। यदि करंट अंदर की तरफ जाता है तो डिफ्लेक्शन उल्टा हो जाएगा, ये ब्लू वाला पोर्शन क्या हो गया, ऊपर की तरफ आ गया। और सेम दूसरा उन्होंने किया, डॉट मतलब करंट आपकी तरफ आ रहा है, डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हर बार हम लेंगे हर जगह, इसी से ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता चलेगा। तो डॉट मतलब करंट, एक वायर है यहां पे, एक प्रकार का वायर है और आपकी तरफ करंट फ्लो कर रहा है। क्रॉस मतलब करंट अंदर की तरफ जा रहा है, वायर क्या है, ऐसे बीच में है। तो ये डॉट का मतलब करंट बाहर की तरफ निकल रहा है। और यदि हम इसमें आयरन फिलिंग्स डाल दें, आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, तो वो क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लेते हैं। यदि बीच में एक वायर ऐसे डला हुआ है और उसमें क्या हो रहा है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, यहां पे कैसा डायरेक्शन है, ऐसे बाहर की तरफ करंट आ रहा है। तो आयरन फिलिंग्स डाल दें तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज हो जाते हैं, मतलब ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है मूविंग चार्जेस। तो द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल, तो जब उन्होंने देखा कि नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है कंपास की, उस टाइम उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल इंडिकेट्स दैट मैग्नेटिक फील्ड इज एस्टेब्लिश्ड अराउंड ए करंट कैरिंग वायर। तो जब उन्होंने देखा कि डिफ्लेक्शन हो रही है, नीडल, मैग्नेटिक नीडल कंपास की डिफ्लेक्ट हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है जब क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। और यदि हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, on increasing the current in the wire or bringing the needle closer to the wire, यदि हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं और नीडल को यदि क्लोज लेके आते हैं, तो जो नीडल का डिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब करंट की वैल्यू पे ही वो पूरा डिपेंड कर रहा है। करंट की वैल्यू यदि हम बढ़ाते हैं, ज्यादा करंट फ्लो कराते हैं या नीडल को और पास लेके आते हैं, तो डिफ्लेक्शन क्या होने लग जाएगा, चेंज होने लग जाएगा। मतलब वो पूरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर ही रहा है। He also found that iron fillings sprinkled around the वायर, यदि आयरन फिलिंग्स को हम स्प्रिंकल कर दें ऐसे वायर के आसपास, वायर क्या है, आपकी तरफ आ रहा है क्योंकि डॉट है वहां पे, अरेंज देमसेल्व्स इन ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, आयरन फिलिंग्स क्या करेगी, अपने आप को एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में क्या करेगी, अपने आप को अरेंज कर देगी। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब सबका सेंटर एक ही जगह में होगा, सारे सर्कल्स का एक के अंदर एक होंगे और सबका सेंटर एक ही जगह में होगा, विथ वायर एज सेंटर। और जो वायर रहेगा वो कहां पे रहेगा, सेंटर में रहेगा। तो ये उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो इसके बाद उन्होंने क्या कंक्लूड किया इस एक्सपेरिमेंट से, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो ये एक्सपेरिमेंट से उनको पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट की मदद से। इलेक्ट्रिक करंट मींस मूविंग चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होगा, चार्ज टाइम के साथ मूव कर रहा है, यही चीज हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट मूविंग चार्जेस, यदि चार्ज मूव करने लग गए तो वो क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इन दी सराउंडिंग। तो यहां से क्या कंक्लूड हुआ कि यदि चार्ज मूव करने लग जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने आसपास के वातावरण में, अपने सराउंडिंग में क्या करते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो अब
नेक्स्ट नोट पॉइंट हमारा किस लिए, डायरेक्शन के लिए, क्योंकि डायरेक्शन क्या रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा इस चैप्टर में कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आ रही है कि अंदर की तरफ जा रही है, ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको हम लेंगे। अ करंट और अ फील्ड, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक की बात करें, एमर्जिंग आउट द प्लेन ऑफ द पेपर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट। यदि हम करंट की बात करें या फील्ड की बात करें और वो क्या कर रही है, ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है, मतलब यदि आपके तरफ आ रही है, जस्ट जेड डायरेक्शन में निकल रही है, आपकी तरफ प्रोसीड कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि आप किसी एरो को क्या कर रहे हैं, सामने से देख रहे हैं। जैसे पेन की टिप मेरा एरो हो गई तो मैं उसको ऐसे सामने से देख रहा हूं, तो जब भी मेरे को डॉट दिखेगा इसका मतलब करंट मेरी तरफ आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी मेरे तरफ बाहर निकल रही है जेड डायरेक्शन में, मतलब आपकी तरफ। एंड गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, एंड गोइंग इनटू प्लेन ऑफ द पेपर मतलब यदि आप कॉपी में देखेंगे और आपको एक एक्स साइन दिख रहा है, मतलब ऐसा एक्स साइन दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब क्या है, वो कॉपी के अंदर जा रही है, इसका मतलब यहां पे बोर्ड के अंदर जा रहा है। क्या, यदि आपको एक्स साइन दिखता है तो इसका मतलब क्या है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ जा रही है यहां पे, तो इसका मतलब ये होगा। तो जब भी हम ऐसा साइन देखेंगे तो आप समझ जाना। डॉट दिखा आपको तो डॉट का मतलब क्या है कि करंट भी आपकी तरफ आ रहा है, मतलब जेड डायरेक्शन में। कैसे जेड, ये बोर्ड की एक लेंथ y हो जाएगा और इसकी हाइट लेंथ x हो जाएगी और इसकी हाइट क्या हो जाएगी y, और जो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ये क्या हो जाएगा z। तो यदि आपको डॉट दिखे तो इसका मतलब क्या है कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आ रही है, और यदि आपको एरो का पीछे का हिस्सा दिखे तो इसका मतलब क्या है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर जा रही है। तो ये दोनों के लिए ये साइन कन्वेंशन क्या होगा, लागू होगा हमारा इस चैप्टर में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यही एक्सपेरिमेंट को हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट से देखते हैं और इसका डायरेक्शन देखेंगे हम। तो एक कंडक्टिंग वायर हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर ए कंडक्टिंग वायर ए बी। ये वायर क्या है, हमने कंसीडर किया, प्लेस्ड ओवर दी मैग्नेटिक नीडल पैरेलल टू इट। हम क्या कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक कंपास है उसको यहां पे रख दिए हैं, ओवर मतलब उसके ऊपर भी रख सकते हैं या उसके हम बाजू में भी रख सकते हैं। यदि ऐसा सर्किट हम एक बोर्ड में बनाए तो उसके बाजू में भी हम कंपास रख सकते हैं, सेम मीनिंग ही होगा। तो यहां पे फर्स्ट वाले डायग्राम में क्या है, अभी की ओपन है, मतलब अभी हम की बंद नहीं किए, अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा है यहां पे। तो कंपास क्या है, नॉर्मल अपना अलाइंड है, नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर, ब्लू वाला पोर्शन क्या होगा, नॉर्थ, और व्हाइट वाला पोर्शन हमारा साउथ होगा। जैसे ही हम की ऑन करते हैं, मतलब जैसे ही हम की ऑन करेंगे तो करंट फ्लो करने लग जाएगा इस डायरेक्शन में। ऑब्वियस ही बात है, कैसे, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेंगे, तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होता है, ऐसे फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट, यही हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। तो जैसे ही हम की चालू करेंगे तो जो नॉर्थ पोल है वो क्या हो जाएगा, वायर की तरफ डिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। इसका मतलब यह है कि जैसे ये नॉर्थ साइड है तो नॉर्थ के जो ऊपर वाला हिस्सा रहेगा ये क्या रहेगा, हमारा वेस्ट रहेगा, और नीचे वाला हिस्सा क्या रहेगा, ईस्ट रहेगा। ये ऐसा रहता है, ऑब्वियस ही बात है, नॉर्थ के लेफ्ट हैंड तरफ वाला जो हिस्सा रहता है वो क्या रहता है, वेस्ट रहता है और ईस्ट रहता है। तो जो नॉर्थ है ऊपर में हिस्से में वेस्ट आता है और नीचे में ईस्ट आता है। ये साइन कन्वेंशन आपको समझने में क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो जैसे ही हम की ऑन करेंगे इस सर्किट में करंट फ्लो होने लग गया, तो जो नॉर्थ की जो नीडल है, नॉर्थ वाली मतलब जो ये है, वो क्या होगी, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। तो आप देख सकते हैं कैसा डिफ्लेक्शन हो रहा है कंपास में। सेम यदि हम बैटरी को अपोजिट कर दें, यहां पे क्या था, पॉजिटिव टर्मिनल इधर था, नेगेटिव टर्मिनल इधर था। यदि बैटरी को टर्मिनल हम अपोजिट कर दें, पॉजिटिव साइड उस तरफ कर दें, मतलब हम क्या किए, एक प्रकार से पोलैरिटी रिवर्स कर दिए इस सर्किट की, तो करंट कैसे फ्लो होने लग गया, पॉजिटिव साइड इधर है तो कन्वेंशनल करंट ऐसे फ्लो होने लग जाएगा। आप एरो से देख सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा, मतलब जो नॉर्थ पोल था ये, वो कहां चले जाएगा, ईस्ट की तरफ चले जाएगा। ये वाला हिस्सा क्या है, हमारा वेस्ट है, ये वाला पोर्शन हमारा वेस्ट है और ये वाला पोर्शन हमारा ईस्ट है। तो जब हम पोलैरिटी रिवर्स कर देते हैं तो वेस्ट की तरफ ना डिफ्लेक्ट होकर कंपास नीडल क्या हो जाएगी, ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होने लग जाएगी। इसका साइन कन्वेंशन हम और अच्छे से देखेंगे। तो प्लेस्ड ओवर ए मैग्नेटिक नीडल पैरेलल टू इट, जो क्या है उससे पैरेलल है, पैरेलल रखी गई है, इट विल फाउंड दैट नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल, मतलब कंपास का नॉर्थ पोल गेट डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द वेस्ट। क्या होगा, जैसी करंट चालू करेंगे नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। ये वाला हिस्सा क्या है, वेस्ट है हमारा, नीचे वाला हिस्सा ईस्ट। सेम आप इंडिया का मैप भी देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, यदि हम करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं, बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर देते हैं, तो नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट।
तो जो नॉर्थ पोल है नीडल की वो क्या हो जाएगी, ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, जैसा आपको यहां पे डायग्राम में दिख रहा है। ओके, तो ये क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक सर्किट से हुआ कि कैसे, क्यों यहां पे ये नॉर्थ पोल मैग्नेटिक पोल है उसका, मतलब यहां पे ये मैग्नेट पोर्शन है, तो इसलिए क्या हो रहा है, ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज जब यहां पे करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, इसलिए क्या हो रहा है, कंपास क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। अब जो मैग्नेटिक नीडल, मतलब जो कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है, उसका हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, कैसे हम उसका क्या करेंगे, डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल, कैसे हम उसका डायरेक्शन निकालेंगे, हम याद कैसे रखेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल ड्यू टू करंट, करंट के कारण इन दी वायर, किसी कंडक्टर में जब चार्ज मूव कर रहे होंगे, इज गिवन बाय एम्पियर स्विमिंग रूल। ये कैसे गिवन होता है, मतलब हम इसका डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, एम्पियर स्विमिंग रूल की मदद से। ये एक बहुत एकदम इजी रूल रहता है, अब इसको आसानी से समझ सकते हैं और दिमाग में बैठा सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है हमारा एम्पियर स्विमिंग रूल। तो एम्पियर स्विमिंग रूल के बारे में देखते हैं। पहले आप स्टेटमेंट को अच्छे से समझिए। यदि आपके दिमाग में स्टेटमेंट एकदम अच्छे से समझ में आ जाती है, याद तो कुछ नहीं करना है, एक बार समझ में आ गया तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी, फिर आप डायग्राम देखेंगे तो आपको एक सेकंड भी क्या होगी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो एम्पियर स्विमिंग रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के हिसाब से, इफ वी इमेजिन अ मैन इज स्विमिंग, यदि हम इमेजिन करते हैं कि एक आदमी क्या है, तैर रहा है अलोंग दी वायर, वायर के अलोंग क्या कर रहा है, एक मैन स्विम कर रहा है, ये हमारा वायर है मान लेते हैं, और यहां पे एक पर्सन क्या कर रहा है, इसी डायरेक्शन में स्विम कर रहा है पानी में, मतलब जिस डायरेक्शन में मैं हाथ चला रहा हूं उसी डायरेक्शन में हम स्विम कर रहे हैं, ये हमारा वायर है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और करंट का डायरेक्शन भी क्या है, सेम उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इंसान क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है, मतलब मैं इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा हूं और करंट भी क्या है उस वायर में उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, विथ हिज फेस टर्न्स डाउन टुवर्ड्स द मैग्नेटिक नीडल। और क्या है, ये फेस की नहीं भी करेंगे आप तो भी आपको मतलब सही आएगा, फिर भी इसको भी समझते हैं। तो करंट का डायरेक्शन इस तरफ है और इसी तरफ एक मैन स्विम कर रहा है और वो आपकी तरफ देख रहा है, आपकी तरफ मतलब उसी के बाजू में कंपास रखा हुआ है, जैसे हमने ऊपर वाले डायग्राम में देखा। ऊपर वाले डायग्राम में देखा करंट कैसे फ्लो कर रहा था, ये वाले में ऐसे इस तरफ नॉर्थ तरफ करंट फ्लो कर रहा है, जैसे हम पहले उसकी कंडीशन के हिसाब से देखें, नॉर्थ तरफ करंट फ्लो कर रहा है और जो मैन है वो भी क्या है उसी डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में मैं हाथ कर रहा हूं इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, और उसका फेस किस तरफ है, ये नीडल क्या होगी उसकी, कंपास उसके बाजू में रखा होगा, ऑब्वियस ही बात है, डायग्राम में ऊपर दिख रहा है, मगर इसको हम ऐसे देखेंगे तो बाजू में कंपास होगा, और कंपास के बाजू में कंपास रखा है और उसकी नॉर्थ नीडल को वो देख रहा है। नहीं भी देखेगा तो भी वही डायरेक्शन आएगा, बट ऐसा रूल में लिखा रहता है, नहीं भी आप बोलेंगे कि वो सीधा देख के स्विम कर रहा है तो भी सही मिलेगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके, तो जब ऐसा ह्यूमन स्विम करेगा, इस तरफ करंट फ्लो कर रहा है और इसी तरफ वो स्विम कर रहा है, बाजू में कंपास रखा है उसके और वो कंपास की तरफ देख रहा है, और करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, तो नीडल क्या होगी उसके लेफ्ट हैंड तरफ डिफ्लेक्ट होगी। ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो ये नीडल है, तो ये नीडल इस तरफ डिफ्लेक्ट होगी, लेफ्ट हैंड तरफ, नॉर्थ पोल की, so that the current enters through his feet and leaves at his head। मतलब क्या है, जब वो ऐसे स्विम कर रहा है तो वो पूरा हॉरिजॉन्टली होकर स्विम करेगा, तो करंट उसके पैर से घुस रहा है और उसकी मुंडी से निकल रहा है, मतलब ये है हमारा करंट का डायरेक्शन, और इसी तरफ वो स्विम कर रहा है, इधर तरफ उसके लेग्स होंगे और इधर तरफ क्या होगा उसका हेड होगा, तो करंट उसके लेग से घुस रहा है और हेड से निकल रहा है, ठीक है, बाजू में कंपास रखा है, तो जो नॉर्थ नीडल है वो उसके लेफ्ट हैंड तरफ डिफ्लेक्ट होगी। देन द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल, मतलब जैसा हमारा कंपास रखा हुआ था यहां पे, ये जो कंपास यहां पे ऐसे रखा हुआ था, ये कंपास कैसे डिफ्लेक्ट कर रहा है, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है, और कोई इंसान ऐसे स्विम कर रहा है तो ये उसका राइट हैंड होगा और ये क्या होगा उसका लेफ्ट हैंड होगा, तो जो मैग्नेटिक नीडल है वो क्या होगी लेफ्ट हैंड तरफ डिफ्लेक्ट होगी, मतलब ये है तो ऐसे डिफ्लेक्ट होगी लेफ्ट हैंड तरफ, मतलब ये वाले हाथ की तरफ। मैं आपको इसको डायग्राम से भी दिखाऊंगा, स्टेटमेंट से आप समझ गए तो आपको डायग्राम से और मतलब दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। तो जो नॉर्थ पोल होगा कंपास की नीडल का, जो उसके बाजू में पैरेलली रखी हुई है, वो कहां डिफ्लेक्ट होगी, डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड, वो कहां डिफ्लेक्ट होगी उसके लेफ्ट हैंड तरफ डिफ्लेक्ट होगी,
ठीक है, अपोजिट भी कर दिए, यदि वो अपोजिट भी मूव करने लग गया। एक और चीज यहां पे क्या है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि कंपास उसके बाजू में रखा है, ये कंपास कहीं भी रखा रहा है, उसके ऊपर भी रखा रहा, उसके नीचे भी रखा रहा, तो भी जो मैग्नेटिक नॉर्थ नीडल है वो क्या होगी, वेस्ट तरफ ही डिफ्लेक्ट होगी, याद रखिएगा। ठीक है, और रूल में बोला है कि वो उसके तरफ देख भी रहा होगा, नहीं भी देख रहा होगा तो भी वो वेस्ट तरफ ही डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो कंपास यदि उसके ऊपर रखा रहा है, बाजू में रखा रहा है, साइड में रखा रहा है, इस तरफ भी रखा रहा है कंपास, तो भी मैग्नेटिक नीडल वेस्ट तरफ ही, मतलब उसके लेफ्ट हैंड साइड ही, उस तरफ ही क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। अब इस रूल को आप याद रख सकते हैं एक वर्ड से, स्नो। स्नो का मतलब क्या है, जब करंट साउथ से नॉर्थ बह रहा है, इधर से करंट इधर जा रहा है, तो ये साउथ से नॉर्थ बहना हुआ, फ्लो हुआ करंट का। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन है वो किस तरफ होगा, डब्ल्यू मतलब वेस्ट की तरफ। ओ का उतना कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है। साउथ से नॉर्थ जब करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन कहां होगा, डब्ल्यू क्या शो करता है, वेस्ट की तरफ। तो दिस रूल कैन बी रिकलेक्टेड, मतलब फिर से याद किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्नो। जब साउथ से नॉर्थ करंट फ्लो कर रहा है, इंसान ऐसे स्विम कर रहा है, उसके पैर से करंट घुस रहा है, मुंडी से निकल रहा है, ठीक है, बाजू में कंपास रखा है, कहीं भी रखा है कंपास उसके 360 डिग्री, बट कंपास बस ऐसे पैरेलल रखा हुआ है, तो जो नॉर्थ नीडल है वो क्या होगी, लेफ्ट हैंड तरफ उसके डिफ्लेक्ट होगी। मतलब ये कंपास है, ये लेफ्ट हैंड है, तो इस तरफ क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, कैसे याद रख सकते हैं, स्नो से साउथ से नॉर्थ, तो डिफ्लेक्शन कहां होगा, वेस्ट की तरफ। ओके, तो आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में समझ में आई ये चीज। अब इसी चीज को डायग्राम से देखते हैं तो 1 सेकंड में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके, तो मैन के बदले हमने एक चाइल्ड ले लिया है। अब ये चाइल्ड क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है। आप देख सकते हैं किस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है चाइल्ड, इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन भी हम क्या ले रहे हैं, इसके लेग से एंटर हो रहा है करंट और हैंड से निकल रहा है, मतलब करंट का डायरेक्शन भी क्या है, ये क्या है हमारा साउथ और ये नॉर्थ, तो करंट स्नो में साउथ से नॉर्थ फ्लो कर रहा है। ठीक है, नीचे एक मैग्नेटिक नीडल रखी है, तो वो कहां डिफ्लेक्ट होगी, वेस्ट की तरफ। ऊपर वाला पोर्शन क्या है हमारा, वेस्ट, और उसका लेफ्ट हैंड तरफ, तो ये उसका लेफ्ट हैंड, जैसे मैं हूं वैसे ये है, ये लेफ्ट हैंड तरफ आप देख सकते हैं नॉर्थ नीडल क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है। ये कंपास कहीं भी हम 360 डिग्री ले जाएं वो वेस्ट तरफ ही डिफ्लेक्ट होगी। यदि यहां पे कंपास नीडल होती और उसके उस तरफ होती तो भी जो ये नॉर्थ पोर्शन है वो क्या होता, वेस्ट तरफ ही डिफ्लेक्ट होता। ओके, सेम इसको अपोजिट कर देंगे आप तो उसका अपोजिट इफेक्ट मिलेगा आपको सेम। ओके, तो आप डायग्राम से समझ सकते हैं, ये उसका लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड, जैसे मेरा है इस तरफ क्या होगी, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होगी यदि करंट साउथ से नॉर्थ फ्लो कर रहा है तो ये है हमारा एम्पियर स्विंगिंग रूल। तो अब आ जाते हैं हम अपनी लॉ में। अब यदि बुक्स टेक्स्ट बुक के बारे में देखेंगे, टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे आप एकदम बेसिक जो 12th की टेक्स्ट बुक है, तो उसका ये चैप्टर ही स्टार्ट उसने बहुत कॉम्प्लिकेट तरीके से किया है। इतना कॉम्प्लिकेट तरीके से उसको स्टार्ट नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा मेरे राय है। तो आप यदि और बुक से पढ़ेंगे तो आपको एकदम क्लियरली होगा। तो बुक से आप पढ़ेंगे तो आप स्टार्टिंग में इतना कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब नॉर्मल आपको बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी, बट क्या होगा आपको मुश्किल होगी। इजीएस्ट वे में वो नहीं शुरू किया ये चैप्टर, जो बेसिक आप टेक्स्ट बुक की बात करें। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट। तो अब हम क्या देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। यदि एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उस वायर के आसपास एक पॉइंट में हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालेंगे कि कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वहां पे, और इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट और सेवर्ट क्या थे, दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, दोनों ने मिलकर लॉ बनाई, तो इस लॉ का क्या नाम पड़ा, बायो सेवर्ट लॉ। ठीक है, देखते हैं इस लॉ के बारे में। तो इसको हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे अभी बायो सेवर्ट लॉ को। सबसे पहले डायग्राम से समझते हैं। बायो सेवर्ट लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ। ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल लॉ है, प्रिडिक्टेड बाय बायोट एंड सेवर्ट। दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, बायोट और सेवर्ट, दोनों ने क्या करी, इस लॉ को प्रिडिक्ट करी। दिस लॉ डील्स विद द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का मतलब एक पॉइंट में कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, हमने एकदम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि बिना टच किए हम एक चार्ज इंड्यूस करा देते थे दूसरे कंडक्टर में, एक चार्ज कंडक्टर उसके पास ले जाके। तो यहां पे क्या होगा, इंडक्शन का मतलब, मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब एक पॉइंट में कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, उस पॉइंट में क्या इफेक्ट है मैग्नेटिक फील्ड का, वो चीज के बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट, एक पॉइंट में, जो पॉइंट कहां है, यहां पे जो पी पॉइंट है वही पॉइंट पे, ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। स्मॉल करंट एलिमेंट क्यों लेंगे, जैसे ये आप वायर देख सकते हैं, पूरा वायर का स्टार्टिंग पॉइंट x, एंड पॉइंट y। ये वायर सीधा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हमने एस शेप का लिया है, कोई दिक्कत नहीं। इस वायर में हम क्या लेंगे, एक येलो रंग का एलिमेंट ले लेंगे। इस एलिमेंट में जितना करंट फ्लो हो रहा है
उस कारण हम क्या करेंगे, इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और एक एलिमेंट से हमने कैलकुलेट कर लिया, इंटीग्रेट कर देंगे, पूरे वायर से मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट मिल जाएगा। तो यही चीज हम इसमें करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मतलब इस पॉइंट P पे, और ये जो यहाँ पे क्रॉस साइन है इसका भी यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, आपको अभी आगे जाके समझ में आएगा। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, ये पूरा वायर है, इस पूरे वायर में आई करंट फ्लो कर रहा है और हम एक छोटा सा एलिमेंट लिए इसका, जिस एलिमेंट की जो लेंथ है, छोटा सा एलिमेंट लिए, उस छोटे से एलिमेंट की लेंथ क्या होगी, dl, और इसको हम बोल रहे हैं करंट एलिमेंट। तो यहां पे जो करंट फ्लो कर रहा है, आई ही फ्लो कर रहा होगा पूरे वायर में, तो आई और डीएल को यदि हम एक साथ बोले तो उसको हम बोल सकते हैं करंट एलिमेंट। करंट की वैल्यू आई, एलिमेंट की वैल्यू डीएल, तो दोनों का एक साथ नाम बोले तो करंट एलिमेंट। क्या है करंट एलिमेंट? अ पार्ट ऑफ अ कंडक्टर कैरिंग करंट, एक पार्ट है कंडक्टर का, वायर क्या है, एक प्रकार का कंडक्टर होता है, उसका एक छोटा सा पार्ट हमने लिया। ठीक है, लेट एक्स वाई, एक्स और वाई क्या होगा हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर, और आई क्या है, बी द करंट इन दी कंडक्टर, और आई क्या हो रहा है, इस वायर में क्या हो रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, याद रखना ये करंट यहां पे क्या है, स्टडी करंट है, वैल्यू इसकी चेंज नहीं हो रही है। डीएल बी इन्फिनिटेसिमल स्मॉल एलिमेंट, इसका मतलब क्या होता है, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल एलिमेंट का मतलब एक छोटा सा एलिमेंट, इस वर्ड का मतलब ही एक स्मॉल एलिमेंट ही होता है। एलिमेंट ऑफ अ कंडक्टर डीबी विद द मैग्नेटिक फील्ड, और डीबी क्या है, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, डीबी को हम कैसे डिनोट करते हैं, बी मतलब हम मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते थे। डीबी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि छोटे एलिमेंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड यहां पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो छोटे एलिमेंट के कारण छोटी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए डीबी एट ए पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द एलिमेंट, और ये पॉइंट पी पे कैलकुलेट कर रहे हैं, वो पॉइंट पी कहां है, डिस्टेंस आर है, एलिमेंट से उसका डिस्टेंस क्या है, आप ग्रीन रंग से देख सकते हैं, आर है। ठीक है, अब ये वायर के साथ जो ये एलिमेंट एंगल बना रहा है, वो एंगल क्या है, थीटा, मतलब वायर से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ले लें और उससे जो ये एलिमेंट एंगल बना रहा है, उस एंगल को हमने क्या ले लिया, थीटा ले लिया, क्योंकि ये थीटा का क्या होता है, यहां पे सिग्निफिकेंस होता है। ओके, तो बायो-सैवर्ट लॉ में उन्होंने क्या देखा, किस किस के प्रोपोर्शनल होगा, वो चीज देखते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो बायो-सैवर्ट लॉ क्या बोलती है कि जो छोटे एलिमेंट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, चार चीजों के प्रोपोर्शनल होगी। देखते हैं, अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन डीबी, या हम बोले मैग्नेटिक फील्ड बोले, एट ए पॉइंट पी, जो हमने डायग्राम में देखा, ड्यू टू ए करंट एलिमेंट, किसी करंट एलिमेंट के कारण, मतलब एक छोटा सा एलिमेंट जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो वो क्या होगी, चार फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। देखते हैं, फर्स्ट क्या होगा हमारा, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड और डीबी मतलब एक छोटे एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वो करंट के, और वो कौन सा करंट होगा, जो उस एलिमेंट में फ्लो कर रहा है। यदि उस एलिमेंट में करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आई मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट फ्लोइंग थ्रू दी कंडक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो करंट उसमें फ्लो करेगा। सेकंड, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डीएल, डीएल मतलब वो जो छोटे एलिमेंट की कितनी लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब यदि उस छोटे एलिमेंट की लेंथ इंक्रीज हुई तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी। आई मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ दी एलिमेंट, जो भी एलिमेंट की लेंथ है। थर्ड, डीबी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के। साइन थीटा क्या है, जो एंगल बन रहा है, एंगल कौन सा बन रहा है यहाँ पे, ये जो एलिमेंट का ऐसा जो पोर्शन है और उसके साथ जो हमारा आर है, आर क्या है हमारे यहाँ पे, एक प्रकार का पोजीशन वेक्टर है, जिस पॉइंट पी पे हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो वहां से ये ब्लू वाला आप एंगल देख सकते हैं, ये क्या है हमारा थीटा है, जो हमने एंगल लिया है यहाँ पे, तो इसी की साइन वैल्यू की क्या होगी, वो प्रोपोर्शनल होगी। मतलब यदि थीटा में चेंजेस आता है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो यही चीज अब आगे जाके हम देखेंगे कि 0 डिग्री कहां होगा और 90 डिग्री पे मैक्स हो जाएगी। तो आई मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट के लेंथ के साथ एंगल था, एंड लाइन जॉइनिंग द एलिमेंट टू द पॉइंट पी, और उस लाइन के साथ जो क्या कर रही है, जो आर जो रेडियस मतलब पोजीशन वेक्टर एक प्रकार से उस पॉइंट का, उसके साथ जो एंगल बना रहा है। फोर्थ क्या होगा, डीबी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के, एक प्रकार का क्या है, कूलम्स लॉ जैसा ही हो रहा है ये। आई मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट एंड पॉइंट पी, मतलब वो एलिमेंट से जितना पॉइंट दूर है उस पर भी क्या करेगी, वो डिपेंड करेगी। और कैसे डिपेंड करेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब यदि आर इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लग जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब दोनों इनवर्सली वेरी करेंगे।
आर का स्क्वायर होगा, इंक्रीज होगा तो डीबी क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये चार चीजों पे क्या करेगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड, क्या है डिपेंड करेगी। ये कौन बोल रही है, बायो-सैवर्ट लॉ बोल रही। ओके, तो देखते हैं सारी चारों चीजों को। तो फर्स्ट हमने क्या देखा कि जो डीबी होगी वो क्या करेगी, हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आई से। डीबी क्या होगा हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई से। सेकंड, डीबी छोटे एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ से, जो एलिमेंट की लेंथ है। और डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किससे, साइन थीटा से। और डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1/r² से। ओके, अब हम क्या करेंगे, यदि हम इन सारे चारों चीजों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें रिलेशन मिल जाएगा। देखते हैं। कंबाइनिंग ऑल, यदि अब हम सबको कंबाइन करेंगे, डायग्राम वही वाला, तो क्या रिलेशन मिलेगा हमें, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, आई डीएल साइन थीटा बाई r²। क्या होगी, इन सब के क्या होगी, वो प्रोपोर्शनल होगी, क्या हमारी मैग्नेटिक फील्ड। अब जो बीच की जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, मतलब जो ये प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट यूज करेंगे। और वो कांस्टेंट क्या होगा, हमें ये बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड कौन से रीजन में है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जहां जिस भी रीजन में होगी, मतलब जो भी मीडियम में होगी, वो क्या बताएगा, यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हम हटाएंगे तो जो कांस्टेंट यूज करेंगे वो क्या बताएगा, मीडियम बताएगा, कि किस मीडियम में हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो यही जो हमारी इक्वेशन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अपनी बायो-सैवर्ट लॉ बोलते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, डीबी इक्वल टू, कांस्टेंट हम क्या यूज करेंगे, μ0/4π इंटू आई डीएल साइन थीटा बाई r²। यहां पे μ0/4π क्या है हमारा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और सिर्फ μ0 को यदि हम बोले तो इसको हम क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी बोलते हैं। एप्सिलॉन 0 हमने प्रीवियसली जब अपने प्रीवियस चैप्टर पढ़े तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े हैं। एप्सिलॉन 0 वो क्या होता था, परमिटिविटी होता था। यहां पे μ0 क्या होगा, परमिएबिलिटी होगा। तो यदि हम μ0 की बात करें तो ये क्या है, μ0/4π को बोलते हैं हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, यदि हम पूरा μ0/4π की पूरी वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। जैसे हम वहां पे 1/4π एप्सिलॉन 0 की वैल्यू लिखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड में 9 × 10⁻⁹, वैसी μ/40 की पूरी वैल्यू देखें हम, μ/4π की पूरी वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगी, 10⁻⁻7 हो जाएगी। और यदि आप सिर्फ μ0 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, मतलब परमिएबिलिटी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4π उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब यदि हम सिर्फ μ0 की वैल्यू देखें तो μ0 क्या हो जाएगा, μ0 इक्वल टू ये 4π क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो μ0 की सिर्फ वैल्यू आती है 4π इंटू 10⁻⁻7। और यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स क्या होगी इसकी, टेस्ला मीटर बाई एम्पियर, ये क्या होगी, इसकी यूनिट होगी, इसके प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की। यदि 4π μ0/4π देखें तो 10⁻⁻7, और सिर्फ μ0 की वैल्यू यदि हम लिखेंगे तो 4π इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर बाई एम्पियर। अब इसको हम देख भी सकते हैं अलग तरीके से, टेस्ला मीटर बाई एम्पियर क्या होगा, टेस्ला हमारा क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इनटू में क्या है, यहां पे मीटर भी है और एम्पियर भी है, तो स्क्वायर और मीटर कैंसल आउट हो गया। इसका मतलब टेस्ला मीटर पर एम्पियर को हम क्या लिख सकते हैं, वेबर मीटर एम्पियर भी लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या है, दूसरे तरीके से लिखने का, वेबर मीटर एम्पियर भी हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ओके, तो ये हुई। अब यदि हम इसके डायमेंशन की बात करें, यदि μ0 के हम डायमेंशन की बात करें कि
परमिटिविटी हम किसको बोलते हैं? एप्सिलॉन जीरो को बोलते हैं। तो यदि हम इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या होगा? m l t की पावर -2 और एम्पियर की पावर -2। ये क्या होगा? म्यू जीरो का डायमेंशन होगा। तो ये क्या होती है? हमारी पूरी बायो-सेवर्ट लॉ। इसी एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे? आगे यूज करेंगे अलग अलग, जैसे क्या होती जाएगी हमारी कंडीशन चेंज होती जाएगी। ओके, अब क्या करते हैं? इसी को हम किस में देख सकते हैं? वेक्टर फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में देखें तो कैसे लिखेंगे? डी छोटे एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड बी, बी के ऊपर वेक्टर साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई, और डीएल, एल डीएल भी क्या रहेगा? वेक्टर फॉर्म में रहेगा। डीएल वेक्टर क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आर वेक्टर बाई, अब यहां पे क्या होगा? साइन नहीं आएगा। क्यों साइन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? ए बी साइन थीटा होता है, इसलिए साइन यहां पे नहीं आ रहा है। और यहां पे हम एक आर एक्स्ट्रा लिखें तो नीचे में क्या आ जाएगा? आर क्यूब आएगा। तो ये क्या है? हमारी वेक्टर फॉर्म में। और ये कौन सा है? नॉर्मल क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी के साइन वाले के लिए, प्रोपोर्शनैलिटी। अब यदि हम कांस्टेंट के लिए लिखेंगे, मतलब कांस्टेंट यूज करके लिखेंगे, तो डीबी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू 0/4 पाई इंटू आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई आर क्यूब। ये क्या हो जाएगा? दोनों फॉर्म में, एक प्रोपोर्शनल के फॉर्म में और एक इक्वल टू के फॉर्म में। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, तो अब यदि हम, अभी हमने देखा कि उसका एक्सप्रेशन क्या आता है, मतलब मैग्नीट्यूड क्या आता है। अब यदि डायरेक्शन के बारे में बात करें तो देखते हैं डायग्राम एक बार। डायरेक्शन के बारे में यदि हम बात करें तो डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं? इसका राइट हैंड थंब रूल से। मतलब यदि आप राइट हैंड को लेंगे तो आपको राइट हैंड क्या बताएगा? जो अंगूठा है आपका वो क्या बताएगा? थंब है जो आपका वो क्या बताएगा? आपको करंट का डायरेक्शन बताएगा। और सिर्फ आप राइट हैंड से यूज कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड में आपका अलग हो जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो आपके हाथ का कर्व है वो क्या बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगी। मतलब यहां करंट ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? ऐसे अंदर की तरफ जा रही है। इसका मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही होगी। तो जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी में क्या हो रही होगी? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ घुस रही होगी। इसलिए हमने क्या यूज किया वहां पे? क्रॉस साइन यूज किया। जैसे हमने पहले एकदम इसी लेक्चर के स्टार्टिंग में डायरेक्शन देखा था, यदि आप एरो को सामने की तरफ से देखेंगे, मतलब यदि यहां पे, यदि ये पॉइंट पी यहां पे होता तो यहां पे क्या आता? डॉट का साइन आता। यदि ये पॉइंट भी हम यहां पे यूज करते तो यहां पे ऐसे डॉट का साइन आता, क्योंकि यहां से वो निकल रही है। और पॉइंट पी क्या है? करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, राइट हैंड से देखेंगे तो क्या होगा? अंदर की तरफ जाएगी। मतलब राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अंदर की तरफ जा रही है। तो यदि हम इसका डायरेक्शन बनाए तो एक प्रकार से कैसा होगा? वो ऐसा होगा, ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। और कौन से एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड? जेड एक्सिस में। मतलब ऐसे निकल के ऐसे जा रही होगी यहां पे, क्योंकि करंट का डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ है। करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। यदि ये पॉइंट भी इस तरफ होता तो यहां पे हम क्या लेते? डॉट साइन लेते। इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये क्रॉस का भी मतलब है, ताकि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? यहां से अंदर की तरफ जा रही है। ओके, स्टेटमेंट में देखते हैं इसको। तो जो डायरेक्शन होगा डीबी वो क्या होगा? दोनों के परपेंडिकुलर रहता है। एक और ये इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखनी है, आगे जाके वो काम आएगी। तो डायरेक्शन ऑफ डीबी, यहां पे बी क्या है? बोल्ड है। इसका मतलब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी शो कर रहा है। वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर डीएल और आर। डीएल वेक्टर फॉर्म में, आर भी वेक्टर फॉर्म में। ऑब्वियस ही बात है, डी क्रॉस आर है तभी वहां पे साइन थीटा वाली टर्म आती है। ठीक है, ए बी साइन थीटा क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप सिर्फ राइट हैंड ही यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड यूज कर लिए तो वो डायरेक्शन गलत दे देगा। मतलब यदि करंट नीचे की तरफ जाएगा तो वो पी, यदि करंट नीचे की तरफ जाता तो जो पी पॉइंट में क्या होती? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ निकलती इधर से। इसका मतलब वहां पे क्रॉस के बदले क्या आता? डॉट का साइन आता। हियर डीबी इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन कंटेनिंग डीएल। यहां पे जो डीबी हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं वो क्या है? ऐसा हमारा एलिमेंट था, ये वाला हमारा एलिमेंट था। तो ये एलिमेंट किसमें है? वाई एक्सिस में, एक प्रकार से बोल सकते हैं। और ये जो पॉइंट पी था हमारा यहां पे, जिसको हमने ऐसे क्रॉस लिया था, ये कौन सा है? हमारा एक्स एक्सिस में। तो मैग्नेटिक फील्ड ना ही वाई में ना ही एक्स में, दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब वो जेड एक्सिस में। तो इसका मतलब ये हम देखें तो वो क्या है? ऐसे मूव कर रही है,
इधर तरफ अंदर की तरफ जा रही, मतलब ये प्लेन से ऐसे निकल के इधर जा रही है, तो क्या होगी, वो दोनों के परपेंडिकुलर होगी, याद रखिएगा। मतलब जो छोटा एलिमेंट है उसके भी परपेंडिकुलर, और जो पोजीशन वेक्टर है, मतलब एलिमेंट से जो इस पॉइंट को जोड़ रहा है, एलिमेंट से जो इस पॉइंट को जोड़ रहा था आर, पोजीशन वेक्टर, उसके भी क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी। ये चीज का बहुत काम आता है जब आगे हम लूप के बारे में देखेंगे। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डीएल, कौन से प्लेन में है डीएल, वाई प्लेन में है, एंड आर, आर कौन से प्लेन में है, एक्स प्लेन में, आप बोल सकते हैं एक प्रकार से आधा, इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स सिंस पॉइंट पी इज राइट टू द करंट एलिमेंट। क्या हो रही है, वो इनवर्ड्स डायरेक्ट हो रही है, क्यों, क्योंकि पॉइंट पी कहां है, राइट साइड है। यहां पे जो पॉइंट पी है वो क्या है, राइट तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकलेगी ऐसे और ऐसे चले जाएगी, कौन से प्लेन में, जेड प्लेन में रहेगी। क्यों ऐसे जा रही है, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से करंट ऐसा जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा होगा, मतलब वो ऐसे निकल के ऐसे जाएगी। करंट नीचे जाता तो मैग्नेटिक, यदि करंट नीचे जाता तो यहां से क्या होती है, निकल के ऐसे चले जाती जेड प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये क्या था, उसके डायरेक्शन के लिए कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे जाके क्या होगा, हमारे लिए काम आएगा ये। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, और फॉर्म में देखते हैं। वेक्टर फॉर्म में हमने देख लिया। अब यदि हमें पूरे एंटायर वायर की निकालनी है, ये तो क्या था, एक छोटे से एलिमेंट डीबी के लिए थी। यदि हम पूरे वायर की निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, छोटे से एलिमेंट को इंटीग्रेट कर देंगे उस वायर की लिमिट लगा के, तो क्या मिल जाएगी हमें, पूरे जो वायर एलिमेंट है, मतलब जो पूरा कंडक्टर है, उसकी क्या मिल जाएगी, हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बोले या मैग्नेटिक फील्ड बोले, एट पॉइंट पी, किसके कारण, पूरे वायर के कारण, ड्यू टू करंट थ्रू एंटायर वायर। पूरे वायर के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगी, वो बी, और बी जब डीबी को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसका मतलब बी क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा किसका, डीबी का, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों टर्म, एक प्रोपोर्शनल के हिसाब से भी लिख सकते हैं और आप एक उसके हिसाब से भी लिख सकते हैं, मतलब इंटीग्रेशन म्यू 0/4 पाई आई डीएल साइन थीटा, ये नॉर्मल फॉर्म में, बाई आर स्क्वायर, ये कौन सा है, नॉर्मल फॉर्म में। और चाहे तो आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो वेक्टर का क्या हो जाएगा, बी के ऊपर क्या, वेक्टर साइन इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू 0/4 पाई, जो क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इनटू वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऊपर एक आर ज्यादा आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा, आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई आर क्यूब। तो ये किसके फॉर्म में हो गया, हमारा पूरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड हो गई। यदि हम पूरे वायर की निकालना चाहें तो ऐसे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं करंट डेंसिटी के टर्म में। तो बायो-सैवर्ट लॉ in terms of current density, करंट डेंसिटी क्या होती है हमारी, एक जैसे हम करंट डेंसिटी जे, करंट डेंसिटी क्या होती थी, यदि किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो उस कंडक्टर में जो करंट है उसी के हम क्या कर देंगे, जिस भी पॉइंट पे हम करंट डेंसिटी निकाल रहे हैं वहां के हम क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया से उसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगी हमें, करंट डेंसिटी जे मिल जाएगी। मतलब जे का फॉर्मूला क्या होता है, आई बाई ए, करंट अपॉन एरिया होता है। तो देखते हैं तो क्या होती है हमारी करंट डेंसिटी, क्या होती है, ये हमने कहां पढ़ा है, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कि करंट डेंसिटी क्या होती है, जिस भी पॉइंट पे हम कंडक्टर में करंट डेंसिटी निकाल रहे हैं वहां पे जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसी पॉइंट की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उससे हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, करंट डेंसिटी जे मिल जाएगी। तो क्या होगा, आई बाई ए।
अब हम क्या करते हैं, यहां पे दोनों में डीएल डीएल मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो आई डीएल और ए डीएल ऐसा कर सकते हैं। डीएल दोनों मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर सकते हैं अपन, बिल्कुल, तो वही कर रहे हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, आई डीएल और एडीएल क्या हो जाएगा, एरिया और डीएल, मतलब वो जो छोटा सा हमने एलिमेंट लिया उसका क्या मिल जाएगी, एक छोटी सी वॉल्यूम हो जाएगी, तो डीवी उस छोटे से एलिमेंट की स्मॉल वॉल्यूम, ए और डीएल हमारा एरिया, और एक और उसके साथ डायमेंशन मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी, इक्वल टू क्या है ये जे। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, आई डीएल को हम क्या लिख सकते हैं, आई डीएल इक्वल टू जे इंटू वी लिख सकते हैं, जे इंटू डीवी लिख सकते हैं, बिल्कुल जे डीवी। तो इसी को हम क्या करेंगे, वहां पे रिप्लेस कर देंगे करंट डेंसिटी के टर्म में। तो क्या आएगा हमारा एक्सप्रेशन, वेक्टर फॉर्म में देखें तो डी बी वेक्टर छोटे से एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू 0/4 इंटू का साइन, तो डॉट लगा देते हैं, आई और डीएल के बदले ही हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जे करंट डेंसिटी जो क्या है, एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है, क्रॉस वेक्टर फॉर्म में ऊपर एक आर की टर्म आती है, नीचे में क्या आ जाएगा हमारा आर क्यूब, और यहां पे क्या डीवी। तो ये कौन सी है, वेक्टर फॉर्म में यदि हम लिख रहे हैं, नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे हम तो डीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 0/4 इंटू जे, और आईडीएल हो गया पूरा हमारा साइन थीटा बाई आर स्क्वायर डीवी, ये क्या आ जाएगा हमारा नॉर्मल फॉर्म में, और ऊपर वाला क्या है हमारा वेक्टर फॉर्म में। ओके, तो डीवी क्या है, हमारी छोटी सी वॉल्यूम की एलिमेंट है, मतलब जो छोटा सा एलिमेंट है उसकी क्या है, वॉल्यूम है। ओके, एक और टर्म में देखते हैं हम, चार्ज और वेलोसिटी के टर्म में, सेवर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ चार्ज, चार्ज कैसे डिनोट करते हैं हम, क्यू से, एंड चार्ज और किसके, वेलोसिटी के टर्म में, एंड इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या, एक प्रकार की क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, v। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, आईडीएल, आईडीएल की वैल्यू पुट करेंगे, तो आईडीएल वेक्टर फॉर्म में लेना है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ले लेते हैं, आईडीएल, डीएल के ऊपर क्या हो जाएगा, वेक्टर, इक्वल टू आई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है, तो क्यू, और छोटे से टाइम डीएल है, तो क्या हो जाएगा dt, और यहां पे मल्टीप्लाई में क्या रहेगा हमारा डीएल वेक्टर फॉर्म में। ओके, अब क्या हो जाएगा, ये इसको हम क्या कर ले लेंगे, इसके नीचे ले लेंगे, dt को dl के नीचे ले लेंगे, तो q dl बाई dt वेक्टर फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा हमारा, चेंज इन लेंथ बाई टाइम क्या हो जाता है हमारा, वेलोसिटी हो जाता है, तो q इंटू क्या आ जाएगा v, और वेलोसिटी भी क्या रहेगी, वेक्टर क्वांटिटी रहती है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। अब इसी को हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगी हमारी, dB इक्वल टू म्यू 0/4 आईडीएल की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो इंटू आईडीएल के बदले हम क्या लिख सकते हैं, q, और वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो ये v क्या है वेक्टर फॉर्म में, तो v वेक्टर, और ऊपर में क्या रहता है, एक r क्रॉस रहता है साथ में, डिवाइड बाय आर क्यूब, तो ये भी क्या आ जाएगी हमारी वेक्टर फॉर्म में, चार्ज और वेलोसिटी के टर्म में हमारी बायो सेवर्ट लॉ। ठीक है, एक और टर्म में हम देख सकते हैं, देखते हैं नेक्स्ट, बायो सेवर्ट लॉ, किसके टर्म में अभी हमको देखना है, करंट डेंसिटी के टर्म में, मैग्नेटाइजिंग फोर्स के टर्म में, बायो सेवर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स
और मैग्नेटिक या मैग्नेटाइजिंग बोल दें इंटेंसिटी, मतलब कितना मैग्नेटाइज करेगी वो उस पॉइंट पे, यदि हम कोई सब्सटेंस रख दें, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये कैसा होगा और किसकी है ये, एच ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटाइजिंग फोर्स किसकी होगी, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की ही होगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हम कैसे निकालते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, छोटा सा अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड देखी थी, तो उसकी क्या होगी, छोटी सी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी होगी। इसका मतलब DH, तो ये क्या होती है, DH क्या होता है, dB बाई म्यू होता है, dB बाई म्यू जीरो। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब म्यू जीरो इधर आ गया तो यहां पे सिर्फ क्या बचेगा, 1/4 पाई, ओके, इंटू आई, वेक्टर फॉर्म में ही रखते हैं अभी, DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर बाई R क्यूब। ठीक है, ये एक उस फॉर्म में आ गया। नॉर्मल फॉर्म में देखें, नॉर्मल फॉर्म में देखें तो क्या हो जाएगा, DH अपना कितना वो मैग्नेटाइज कर रही है उस पॉइंट में, ये वो चीज बताती है, तो 1/4 पाई, क्योंकि क्या होता है वो dB बाई म्यू जीरो होता है, तो म्यू जीरो यहां चल जाएगा, तो म्यू जीरो की जगह यहां पे खाली हो जाएगी 1 इंटू आई DL साइन थीटा बाई R स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा, नॉर्मल फॉर्म में हो गया। तो ये क्या निकल जाएगी, ऐसे हम मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी के फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन आता है, ये वाला किसके लिए आता है, हमारा SI यूनिट के लिए आता है, इसको हम बोलते हैं SI यूनिट में। यदि हम CGS यूनिट के लिए देखना चाहें तो CGS यूनिट के लिए हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, नॉर्मल वाला, DH इक्वल टू क्या हो जाएगा, I DL क्रॉस वेक्टर फॉर्म में पहले लिख लेते हैं बाई R क्यूब। बस क्या होगा, ये 4 पाई वाली टर्म क्या हो जाएगी, हट जाएगी, और यदि हम नॉर्मल फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, I DL साइन थीटा बाई R स्क्वायर। ये जो सेकंड वाला आया है ये किसके लिए आया है हमारा, ये हमारा CGS यूनिट के लिए आया है। तो बस क्या होगा, 4 पाई वाली टर्म क्या होगी, हट जाएगी यहां से। तो ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग टर्म में बायो-सेवर्ट लॉ को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो ये हुआ क्या, इसका डेरिवेशन। आगे बढ़ते हैं, आगे जो हम यूज करेंगे फॉर्मूलाज वो क्या होंगे, थोड़े से अलग होंगे। जैसे अभी जस्ट नेक्स्ट लेक्चर जो अपन देखेंगे उसमें क्या होंगे, फॉर्मूलेज हल्के से चेंज होंगे। फीचर्स देखते हैं क्या क्या है बायोट लॉ के। फीचर्स का मतलब कि क्या क्या इसकी क्या है खासियत है, देखते हैं। सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बायोट लॉ आर एज फॉलोज। फर्स्ट, दिस लॉ इज एनालॉगस टू कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या होती है, लगभग कुछ पॉइंट्स इसका सेम है कूलम्स लॉ से, और कुछ पॉइंट्स क्या है इसके अलग है। जैसे हम बहुत सारे देखे, जैसे साइन डिपेंड मतलब एंगल डिपेंडेंसी है यहाँ पे बायो-सेवर्ट लॉ में, कूलम्स लॉ में क्या थी, वो चीज नहीं थी। द डायरेक्शन ऑफ DB इज परपेंडिकुलर टू बोथ IDL एंड R। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आगे जाके क्या होगी, ये चीज यूज होगी। तो जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा, मतलब एक प्रकार से क्या होगा, Z डायरेक्शन में होगा, जैसे प्रीवियस केस में हमने पढ़ा। ठीक है, तो बोथ IDL मतलब L क्या है, L वेक्टर फॉर्म में, और R भी क्या है यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में शो हो रहा है, बोल्ड है। तो जो करंट एलिमेंट है उसके भी परपेंडिकुलर होगा, और जो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर था उसके भी वो परपेंडिकुलर होगा। मतलब यदि एक Y और एक X में, तो मैग्नेटिक फील्ड किसमें होगी, Z में होगी। इट इज गिवन बाई राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ऊपर करंट तो ये क्या होगा, हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। नीचे करंट तो क्या होगी, आपकी तरफ बाहर निकलेगी राइट साइड से मैग्नेटिक फील्ड। इफ थीटा 0 डिग्री, यदि 0 डिग्री हो गया थीटा, तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। मतलब क्या होगी, पूरी मैग्नेटिक फील्ड ही 0 हो जाएगी। इसका मतलब यदि वो करंट एलिमेंट में ही कहीं पे पॉइंट आता तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती, वहां पे 0 हो जाती। तो i.e. पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द लीनियर कंडक्टर कैरिंग करंट, मतलब जो हमने एक एलिमेंट लिया था उसी के एक्सिस में लाइन कर रही है। हमने ऐसा एक एलिमेंट लिया था, तो इसी के एक्सिस में यदि पॉइंट P लाई करेगा तो क्या हो जाएगी, उस जगह में साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी वहां पे, 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जा रही है। और
वायर कैरिंग करंट देन dB की वैल्यू म्यू अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी वैल्यू। तो इसी का अपोजिट हम एक और चीज क्या बोल सकते हैं, यदि 90 डिग्री पे होता वो पॉइंट एग्जैक्टली उस एलिमेंट के, तो वहां पे क्या होती मैक्सिमम वैल्यू मिलती हमें मैग्नेटिक फील्ड की, और ये क्या है 0 मतलब क्या मिनिमम वैल्यू। तो नेक्स्ट वही देखते हैं, मतलब यदि 0 डिग्री रहा तो क्या मतलब है उसका, 0 डिग्री रहा तो इसका मतलब क्या है, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, या कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है एट पॉइंट ऑन द थिन लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब यदि हम एक नॉर्मल वायर भी ले लें ऐसे, और इस वायर में यदि कोई पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, सेकंड केस देखते हैं, जब थीटा क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, तो इफ थीटा इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री, तो पॉइंट पी कहां लाई करेगा, परपेंडिकुलर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू दी करंट एलिमेंट, क्या हो जाएगा एग्जैक्टली वो जो पॉइंट पी हमने यहां पे लिया था वो क्या आ जाएगा एग्जैक्टली यहां पे आ जाएगा। क्रॉस बनाते हैं इस तरफ, क्योंकि करंट का डायरेक्शन हम ऐसे ले लेते हैं, तो ये पॉइंट पी और ये क्या है यदि परपेंडिकुलर लाई कर लिया एकदम, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी वहां पे, म्यू 0 बाई 4 पाई आईडीएल आर स्क्वायर साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है 1, तो क्या आएगी विच इज मैक्सिमम, कौन सी वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और 180 डिग्री रहा तो इसका मतलब क्या होगा, सेम 0 पे भी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 180 डिग्री पे भी 0 होती है, तो 180 डिग्री भी मतलब क्या हो जाएगा डीबी की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो क्या होगी मिनिमम, इससे तो कम नहीं हो सकती, नेगेटिव तो नहीं होगी। तो 90 पे मैक्सिमम वैल्यू आती है मैग्नेटिक फील्ड की, पॉइंट के एंगल पे भी डिपेंड करता है, ये डिपेंडेंसी कूलम्स लॉ में नहीं है, हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा है, क्योंकि कूलम्स लॉ एंगल पे डिपेंड नहीं करती। ओके, तो अब हम देखते हैं मेन सिमिलैरिटी और डिफरेंस दोनों में, बायोट लॉ और कूलम्स लॉ, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन बायोट सेवर्ट लॉ एंड कूलम्स लॉ, क्या क्या सिमिलैरिटीज है और क्या क्या डिफरेंस उसमें। तो द बायो सेवर्ट लॉ फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, एक किसके लिए होती है मैग्नेटिक फील्ड की, हैज सर्टेन सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंस, स्टार्टिंग के जो 2 पॉइंट में हमें सिमिलैरिटी मिलेगी, उसके बाद वाले 3 पॉइंट में डिफरेंस मिलेगा, विथ कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, कूलम्स लॉ किसके लिए होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए होती है। फर्स्ट देखते हैं हम, बोथ आर लॉन्ग रेंज, दोनों क्या होती है लॉन्ग रेंज होती है, क्यों, क्योंकि 1/r स्क्वायर नीचे रहता है, सिंस बोथ डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्सली डिपेंड करती है, एक तो इनवर्सली भी है डिस्टेंस है और वो भी उसके स्क्वायर में है, तो इसका मतलब क्या है लॉन्ग रेंज है एक प्रकार से, फ्रॉम द सोर्स टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब सोर्स मतलब जो जनरेट कर रहा है दोनों फील्ड, और जिस पॉइंट पे हमें निकालना है उस पॉइंट पे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाइज टू बोथ फील्ड। क्या होता है ये खासियत है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है दोनों में अप्लाई होता है, इसका मतलब जैसे हमने प्रीवियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, यदि एक पॉइंट में 2-3 चार्ज के कारण अपन क्या कर रहे हैं फोर्स निकाल रहे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम क्या करते थे पर्टिकुलर एक एक चार्ज के कारण क्या करते थे उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते थे और सबको हम क्या कर देते थे सम कर देते थे, इसी को सुपरपोजिशन बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी वही चीज फॉलो करेगी, यदि एक पॉइंट में 2-3 चीजों के कारण क्या हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो हम सबकी इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे और सबका वेक्टर सम कर देंगे हम, तो क्या मिल जाएगी टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी उस पॉइंट में। तो दोनों लॉ कूलम्स लॉ और बायो सेवर्ट लॉ दोनों क्या करती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या करती है फॉलो करती है। इन दिस कनेक्शन नोट दैट मैग्नेटिक फील्ड इज लीनियर इन द सोर्स, और एक और चीज हम देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या है लीनियर है सोर्स में, इसका मतलब क्या है 0 है उसकी वैल्यू और पूरे सोर्स में उसकी वैल्यू क्या है 0 है, चेंज नहीं हो रही है। सेम ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंडक्टर के अंदर नहीं रहती है, वही चीज ये क्या है दोनों के बीच में सिमिलैरिटी है। आइडियल, लीनियर का मतलब क्या बोल रहा है 0 है, जो हम एक एलिमेंट लिए थे लॉन्ग वाला उसमें हर एक पॉइंट में साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, थीटा की 0 डिग्री हो जाएगी वैल्यू, तो पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो पूरे एलिमेंट में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, मतलब लीनियर है चेंज नहीं हो रही है। जस्ट एज दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज लीनियर इन इट्स सोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी हम जानते हैं सोर्स में तो लीनियर होगी और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कुछ भी नहीं रहती 0 रहती है। सोर्स द इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब सोर्स क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक चार्ज ही होता है सोर्स चार्ज। तो ये क्या है दो सिमिलैरिटीज है उसमें, एक तो दोनों लॉन्ग रेंज के लिए है, दोनों सुपरपोजिशन फॉलो करती है और दोनों सोर्स में क्या रहती है लीनियर रहती है। मैग्नेटिक फील्ड तो 0 होगी सोर्स में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी 0 ही होगी लगभग अपने सोर्स में, मतलब सोर्स में क्या होगी उसके अंदर सोर्स के अंदर वैल्यू उसकी समान होगी लीनियर होगी। अब देखते हैं हम डिफरेंस क्या क्या फर्क है इसमें।
तो ये 3 पॉइंट्स किसके लिए होंगे, उसके डिफरेंस। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए स्केलर सोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, चार्ज प्रोड्यूस करता है, जो क्या है एक प्रकार का स्केलर चीज है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का, नेमली बाय द इलेक्ट्रिक चार्ज। द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वेक्टर सोर्स। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन प्रोड्यूस करता है, एक वेक्टर सोर्स प्रोड्यूस करता है। कैसे, आईडीएल, आई नॉर्मल है, एल क्या है हमारा वेक्टर फॉर्म में। तो ये क्या है डिफरेंस उसमें, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्केलर सोर्स प्रोड्यूस करती है और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर सोर्स प्रोड्यूस करती है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जॉइनिंग द सोर्स एंड दी फील्ड पॉइंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसे होती है, हमने देखा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग रहती है, मतलब ये सोर्स है और यहां पे पॉइंट है, तो जो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उसी के अलोंग रहती है। और हमने देखा है पूरा रेडियली आउटवर्ड्स निकलती है, चार्ज के हिसाब से डिपेंड करता है, पॉजिटिव रहा तो सारी बाहर निकलेगी, नेगेटिव रहा तो अंदर आएगी। कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। मगर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। यहां पे क्या थी, वो उसी प्लेन में थी एक प्रकार से देखा जाए तो। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर to the plane containing the displacement vector r and the current element idl। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मगर दोनों के परपेंडिकुलर होती है। एक तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब जिस जगह से हम जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और जो एलिमेंट है उसके भी परपेंडिकुलर रहती है। मतलब एक प्रकार से यदि दोनों x और y में रहे तो मैग्नेटिक फील्ड किस में रहेगी, z में रहेगी। मगर ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं रहती, वो क्या रहती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ही अलोंग रहती है। हमने प्रीवियस चैप्टर में पूरा यही पढ़ा है। देयर इज एन एंगल डिपेंडेंसी इन बायो-सैवर्ट लॉ। बिल्कुल अभी हमने देखा कि बायो-सैवर्ट लॉ में क्या है, एंगल डिपेंडेंसी भी है, साइन थीटा पे वो डिपेंड करती है। बट कूलम्स लॉ के में कुछ ऐसा रहता है कि एंगल डिपेंडेंसी नहीं रहती है, विच इज नॉट प्रेजेंट इन दी इलेक्ट्रोस्टैटिक केस। इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में कोई एंगल डिपेंडेंसी नहीं रहती है। तो द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ डीएल इज जीरो। यदि जो भी करंट एलिमेंट है उसी पे यदि हम कोई भी पॉइंट ले लें, यदि एंगल क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अलोंग दी लाइन मतलब उसी लाइन में जहां पे थीटा 0 डिग्री होगा तो साइन 0 0 हो जाएगा। तो डीबी क्या हो जाएगा हमारा, मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड है, बी यहां पे वेक्टर फॉर्म में, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या है, सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज। 2 सिमिलैरिटीज है और 3 क्या है, डिससिमिलैरिटीज है बायो-सैवर्ट लॉ और कूलम्स लॉ के बीच में। ओके, तो अब हम देखते हैं परमिटिविटी और परमिएबिलिटी। परमिटिविटी क्या होता है हमारा, जो हमने प्रीवियस टॉपिक में यूज किया था, एप्सिलॉन 0, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड देख रहे थे। परमिएबिलिटी क्या होगा हमारा, म्यू 0, जो हम क्या करेंगे अभी पूरा मैग्नेटिक फील्ड में यूज करेंगे हम। तो ये क्या है, दो ठोक मीडियम की प्रॉपर्टीज बताते हैं, देखते हैं इनके बारे में। और इन लोग दोनों का सम क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। देखते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन 0 से, जिसको हम डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बोलते हैं, और दूसरा परमिएबिलिटी होता है। एप्सिलॉन 0 इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द मीडियम। ये क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी, तो दोनों है ये, बट जो एप्सिलॉन 0 है परमिटिविटी, वो क्या बताती है, कितना इंटरेक्ट हो रहा है मीडियम मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब जो मीडियम है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फ्लो कर रही है, कैसे वो इंटरेक्ट कर रही है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। डिग्री ऑफ इंटरेक्शन मतलब कितनी इंटरेक्ट हो रहा है हमारा मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये क्या बताता है, हमारी परमिटिविटी बताती है। मतलब अगली चीज को वो कितना पोलराइज कर पा रही है मीडियम में, क्योंकि मीडियम चेंज करेंगे तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो चीज रखी है उसकी पोलराइजेशन प्रॉपर्टीज चेंज होगी कि कैसे वो इफेक्ट कर रही है उसको। हाउएवर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं म्यू 0, इज, ये भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी तो है ही, दैट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू एक्वायर मैग्नेटिज्म। और ये क्या मेजर करती है कि जो भी सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है वो कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है। ठीक है, इन मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियसली बात है मैग्नेटिक फील्ड में ही रखा होगा। द डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द मैटर बाय बी, मतलब वो मैटर के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, पेनिट्रेट कर रही है। ये क्या बताता है, परमिएबिलिटी बताता है म्यू 0 के बारे में। तो एक इंटरेक्शन देखता है, एक अगला क्या देखता है, पेनिट्रेशन देखता है। यदि हम परमिटिविटी के बारे में बोले तो वो क्या देखेगा, इंटरेक्शन देखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना हो रहा है, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन। और परमिटिविटी और परमिएबिलिटी के बारे में बात करें तो वो क्या देखता है, डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन देखता है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड, वो जो सब्सटेंस है वो कितना मैग्नेटिक फील्ड से पेनिट्रेट हो रहा है।
द रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन 0 एंड म्यू 0 इज ऑलवेज कांस्टेंट। दोनों के बीच में जो हम रिलेशन निकालते हैं वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। देखते हैं कैसे। इसको हम क्या करते हैं, इसका क्या होता है, एक छोटा सा प्रूफ होता है, देखते हैं उसको। कैसे, किन दोनों चीज के बीच में हम रिलेशन देख रहे हैं, म्यू 0 और एप्सिलॉन 0 के बीच में हम क्या देख रहे हैं, रिलेशन देख रहे हैं। ओके, तो क्या करते हैं हम, म्यू 0 बाई एप्सिलॉन 0, इनको क्या करते हैं हम 4 पाई से क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो 4 पाई बाई 4 पाई से मल्टीप्लाई और हम क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। ओके, तो अब इसको हम क्या करते हैं, अरेंज करके लिखते हैं। म्यू 0 के नीचे 4 पाई रहता है तो उसके नीचे ले लेते हैं, म्यू 0 बाई 4 पाई। ओके, इंटू और 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 4 पाई होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 जो जैसा जैसा रहता है वैसे ले लिए। ओके, अब वैल्यू पुट करते हैं, तो 1 म्यू 0 बाई 4 पाई की वैल्यू भी हमने क्या देखी, 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7 रहती है इसकी परमिटिव, मतलब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो रहता है बायो-सैवर्ट लॉ में। और 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या रहती है, हम जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो वहां पे कैसे रखते थे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जो भी निकाल रहे थे हम उसमें ऐसे ही रखते थे, और वहां पे इसकी वैल्यू हम क्या लेते थे, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लेते थे। यहां पे क्या है, ये उल्टा रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नीचे आएगी, तो 1 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये हो गया। ओके, अब ये 10 टू द पावर -7 को भी नीचे ले लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगी वैल्यू, 1 डिवाइड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और नीचे क्या हो जाएगा, ये आके प्लस हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, 16 हो जाएगी, 10 टू द पावर 16 हो जाएगी। ओके, इसको और क्या लिखते हैं, स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं, तो 3 इंटू 3 क्या होता है, 9, तो 3, और 16 है तो हम कैसे लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 8, और पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और यही क्या है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 ही क्या है, हमारी स्पीड ऑफ लाइट है, 1 बाई सी स्क्वायर। तो एक प्रकार से क्या रहेगा, ये पूरा कांस्टेंट रहेगा। सी क्या है हमारा, सी है हमारा स्पीड ऑफ लाइट। इसलिए हम जो लाइट वेव्स है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है उसमें, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो देखिए 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट। तो इसी से हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि दोनों का जो वो रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दोनों का रिलेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है। द रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन 0 म्यू 0 इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब दोनों एक प्रकार से क्या है, मीडियम की क्या है यहाँ पे प्रॉपर्टीज है। ओके, तो इसी के साथ होता है हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट। सेकंड लेक्चर में हम क्या करेंगे, करंट कैरिंग जितने भी लूप्स होंगे उनकी मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे सेंटर पे और कोई पॉइंट दूर उनके एक्सिस में। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।